हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल सचिन एजुकेशन हब पर। तो दोस्तों, काफ़ी देर बाद आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आने वाला हूँ। देर आर सो मच रीज़न्स जिसकी वजह से कुछ टाइम के लिए वीडियो नहीं डली थी, लेकिन अब से मैं आपके लिए फटाफट दोबारा से आपके अकॉर्डिंग, आपकी नीड के अकॉर्डिंग जो जो आपकी वीडियोस आपकी डिमांडेबल होगी वो सारी वीडियोस को जल्दी ही अपलोड करने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपके एग्ज़ाम आ रहे हैं और कल बच्चों का एग्ज़ाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, तो मैं आपके लिए मैराथन लेकर आया हूँ ताकि आप जो बच्चे थ्योरी बेस्ड जाते हैं इस पूरे सब्जेक्ट के अंदर वो अच्छे से पास हो सकें, उनको कोई भी प्रॉब्लम ना रहे। तो चलिए दोस्तों, करते हैं स्टार्ट विदाउट एनी टाइम वेस्टेज। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल सारा सिलेबस इसमें कवर होगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और ये मैराथन नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे दोस्तों, मैंने ऑलरेडी वैसे अपलोड किए हुए हैं और उसका जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको मेरी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको ये मैराथन चाहिए आप मेरी वेबसाइट से बाय भी कर सकते हैं और आपको टेलीग्राम चैनल पे भी इसका लिंक मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या है रोल, सबसे पहले आपको ये समझना है होता क्या है। सिंपल सी बात, मैनेजमेंट क्या था? देखिए, मैनेजमेंट सिंपल क्या करता है, प्लानिंग, जितने भी उसके फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मॉनिटरिंग, ये सब चीज़ें ही उसका मतलब प्लानिंग का हमने कंसेप्ट पढ़ा था, मैनेजमेंट का कंसेप्ट पढ़ा था। इसी जोड़ को बना के बना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इन सिंपल वर्ड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक ऐसा मैनेजमेंट है, एक ऐसा डिसिप्लिन है, एक ऐसी प्रैक्टिस है जिसमें क्या किया जाता है, प्लानिंग की जाती है, ऑर्गेनाइजिंग की जाती है और साथ में मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग की जाती है। किसकी? भाई फाइनेंशियल वर्ड है तो फंड्स की जाती है। तो ये इसका सिंपल सा मीनिंग है कि डिसिप्लिन, एक ऐसा डिसिप्लिन जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग और मॉनिटरिंग करता है किसके? बिजनेस के फाइनेंशियल रिसोर्सेज की, उसको हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। और जल्दी से देख लेते हैं इसके आपके फीचर्स या फिर इसका स्कोप। देखो, फीचर्स आते हैं, स्कोप आते हैं, इवन फंक्शंस आते हैं या ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। मैंने कुछ ऐसे पॉइंट्स पिकअप करे हैं जो सभी में इस्तेमाल हो सकते हैं। फर्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप कहोगे तो फाइनेंशियल प्लानिंग। अगर मैं इसके लैंग्वेज बेस की बात करूं तो आप इसे फीचर्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसे स्कोप भी लिखोगे, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहला फंक्शन होता है। किसी भी चीज़ को शुरू करने से पहले उसकी प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है। सिमिलरली फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी क्या करता है, मैनेज करने से पहले ये देखता है किस चीज़ को मैनेज करना है। आई मीन टू से, फाइनेंस को तो मैनेज करना है, कैसे करना है, कहाँ से करना है, कौन सा बेस्ट सोर्स होगा, इस चीज़ को देखने के लिए। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो आपको मैं बेसिकली सारे पॉइंट्स डिटेल में नहीं, जस्ट एक ओवरव्यू के साथ बताने वाला हूँ, बिकॉज मैराथन है तो आपकी एक ग्रिप बन जाए जल्दी से इस चीज़ को याद करने की। तो दूसरा आपका आ जाता है, अच्छा, इसमें दो मेन सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्शन चलता है दोनों दो कंसेप्ट के बीच में, दैट इज़ प्रॉफिट और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। अब ये जो दो कंसेप्ट है ना, ये आपके लिए मैंने स्पेशली नीचे एक डिफरेंस फॉर्म में भी लिख दिए हैं और साथ ही में ये ऑब्जेक्टिव्स के बीच में भी आते हैं। क्या मतलब है दोनों का, साथ ही में कवर कर लो। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का मतलब जहां पे बिजनेस का सिर्फ एक सोल मोटिव है कि भाई हमने प्रॉफिट कमाना है, हमें नहीं पता हमारे शेयर होल्डर्स कौन है, हमें नहीं पता हमारे अंदर शेयर होल्डर्स को क्या हमें देना है। उनका ये होता है कि सबसे पहले अपने बिजनेस के लिए क्या फ़ायदा होने वाला है वो देखा जाता है। तो वहाँ पे वो सिर्फ इसी चीज़ को देखते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना बढ़ने वाला है, क्योंकि उनका मेन मोटिव होता है कि भाई प्रॉफिट बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली अपने एम्प्लॉयज़ को भी बेनिफिट हम दे सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जिन बिजनेस के बीच में ये होता है कि भाई हमें सबसे पहले अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है, क्योंकि वही तो हमारे प्रॉफिट्स को बढ़ाएंगे, तो वहाँ पे वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का कंसेप्ट आता है, जिसका मतलब क्या होता है, अपने पर शेयर वैल्यू को इंक्रीज करना। पर शेयर मतलब हमारे जो शेयर होल्डर्स हैं बिजनेस के अंदर, वो क्या करते हैं, कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं। तो अगर मैं उस शेयर की वैल्यू को बढ़ा दूंगा, जो शेयर वो 10 रुपये में खरीदते थे उसकी 12 रुपये कर दूंगा कॉस्ट, उनका रिटर्न भी तो उतना ही बढ़ जाएगा फिर। तो जब पर शेयर वैल्यू बढ़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली रिटर्न बढ़ जाएगा। अब रिटर्न बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली कंपनी के प्रॉफिट बढ़ने के चांसेस बन जाते हैं। तो कुल मिला के कंपनी ये भी सोचती है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना ज़रूरी है, दूसरी तरफ ये भी करती है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी हो जाए। तो दोनों में एक मेन क्या कहते हैं, रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये दोनों कंपनी के मेन ऑब्जेक्टिव माने जाते हैं। लेकिन आज के टाइम में सबसे पहला और प्राइमरी मोटिव है वेल्थ और सेकंड आता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ठीक है जी। इसी तरीके से और भी इसके, जैसे कि अब देखो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अगर बात करते हो तो वो मैनेजमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव है। अगर मैं रिसोर्सेज की बजाय उसका मेन वर्ड फंड यूज़ कर लूँ तो वहाँ पे वो किसका बन जाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का बन जाता है, क्योंकि फंड्स की एफिशिएंट यूटिलाइजेशन की, कहाँ उसे यूटिलाइज करना है, कहाँ से लेकर आना है, कहाँ बेस्ट यूज़ होगा, उसको देखना। इसी तरीके से
फाइनेंस कंट्रोल कैसे करना है, मतलब जितना मैंने इस्तेमाल करना था क्या उतना ही किया है, उससे ज़्यादा तो नहीं किया, कहाँ पे ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, कहाँ पे मुझे कम कॉस्ट चाहिए किसी चीज़ की, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि आपने लिक्विडिटी को बना के रखना है, ये आपका अलग ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। क्या लिक्विडिटी सर, मतलब मेरे पास इतना अवेलेबल फंड हमेशा होना चाहिए कि मुझे कभी भी किसी चीज़ में प्रॉब्लम ना आए, मतलब कहीं पे मुझे अगर फाइनेंस की ज़रूरत है तो भाई मेरे पास अवेलेबल फंड इतना तो है ना उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कि मेरे पास हमेशा इतनी चीज़ के लिए रहे फाइनेंस। ठीक है, तो ये बनता है इसका मेंटेन लिक्विडिटी एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। क्लियर है, ये आपके हो गए ऑब्जेक्टिव फीचर्स। आप इसके अलावा और भी पॉइंट्स देख सकते हो जो आपके चैप्टर्स के नाम हैं आगे, कैपिटल बजटिंग या फिर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब इसके स्कोप के अंदर कवर हो जाते हैं। तो आप जब चैप्टर्स करोगे तो आप इसको साथ में इसमें लिख सकते हो। तो मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, इसको याद करने का तरीका कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अपने जितने चैप्टर्स हैं उनके नाम तो आपको याद है ही। तो कैपिटल बजटिंग भी इसमें आने वाला है, जिसको हम इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कहते हैं। डिविडेंड पॉलिसी इसका नाम है, तो डिविडेंड डिसीजंस भी इसमें आने वाला है। इसी तरीके से आपके बहुत सारे और भी जितने चैप्टर्स हैं वो इसके स्कोप में कवर हो जाएंगे, क्योंकि पूरे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में तो आप यही पढ़ते हो ना भाई। तो स्कोप क्या होता है कि वो कितना एरिया कवर करता है, तो ऑब्वियसली जितने चैप्टर पढ़ोगे तो भाई वो सारी चीज़ें उसमें आती हैं। क्लियर है, तो ये आप लिख सकते हो। उसके अलावा आपको 2-4 पॉइंट्स मैंने और बताए, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, या फिर फाइनेंशियल कंट्रोल, प्लानिंग, लिक्विडिटी, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, ये सब चीज़ों के ऊपर आपने साथ में फोकस करना है। और यही किसके फंक्शंस हैं, फाइनेंस मैनेजर के फंक्शन है, यही ऑब्जेक्टिव्स हैं, यही आपका मेन क्वेश्चन बनता है एग्जाम में, इस कल के एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं चैलेंजेस की बात करूं कि भाई फाइनेंस मैनेजर हूं अगर मैं, तो मुझे आज के टाइम में क्या सबसे पहली प्रॉब्लम आती है कि अगर मैंने फाइनेंस रेस करना है तो प्लानिंग मेरे लिए सबसे ज़रूरी है। लेकिन प्लानिंग जहां भी होती है तो भाई वहां पे अनसर्टेनिटी खड़ी हो जाती है। तो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी मेरे पास पहले नंबर पे है कि कब क्या हो जाए, कब इन्वायरमेंट चेंज हो जाए। इन्वायरमेंट मतलब बिजनेस इन्वायरमेंट, मतलब कब मेरे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंज हो जाए, कब कौन सी चीज़ नई आ जाए, कब कहाँ से पैसा लेना था, कब क्या हो जाए, इस चीज़ के बारे में हम नहीं जानते। तो हमारी कब फाइनेंस की प्लानिंग खतरे में पड़ जाए, कितना पैसा हमें कब कहाँ देना पड़ जाए, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। मतलब मैनेज करना सबसे बड़ा चैलेंज है। ठीक है, इसके अलावा टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, भाई टेक्नोलॉजी के साथ साथ चलना फाइनेंस के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि फाइनेंस तभी रेस किया जाएगा जब टेक्नोलॉजी के साथ चलोगे, टेक्नोलॉजी के साथ योगदान में चलोगे। ठीक है, इसके अलावा रिस्क को मैनेज करना भी एक बहुत ज़रूरी बात है। अकेला दूसरे बिजनेस रिस्क को नहीं देखना, फाइनेंस रिस्क को देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल मार्केट में जितने प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, फॉरेन करेंसी रिस्क एक्सचेंज होता है, तो उन चीज़ों के कारण बहुत सारे ऐसे रिस्क हैं जो बिजनेस के ऊपर इफेक्ट करते हैं। तो फाइनेंस मैनेजर को इन चीज़ों के ऊपर टाइमली फोकस करना है कि हमारे लिए ये खतरा ना बने, हमारे बिजनेस के लिए इन चीज़ों का ज़्यादा इफेक्ट ना पड़े, इस चीज़ से कैसे बचा जाए। तो ये उनके लिए एक चैलेंज बनता है। इसके अलावा कैसे अपने फाइनेंस को कहाँ से रेस करना है, कहाँ लगाना है, इस चीज़ को पूरे अच्छे तरीके से प्रोसेस में लेकर चलना है, ताकि हम पैसा भी वहाँ से कमाएं जहाँ से हमें लॉस ना हो, और वहाँ पे लगाएं जहाँ से हमें बेनिफिट हो जाए। इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है, तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपने फर्स्ट चैप्टर में ध्यान रखने हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। क्लियर है, बाद आप डिफरेंस आसानी से कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी बता दिया प्रॉफिट और वेल्थ के बीच में। इसके अलावा वेल्थ आप कहोगे तो वेल्थ में आप टाइम वैल्यू के ऊपर फोकस करते हो, लेकिन प्रॉफिट में इसके में नहीं करते, क्योंकि प्रॉफिट में आपका टाइम वैल्यू का कंसेप्ट ज़रूरी नहीं है। वेल्थ में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पर शेयर वैल्यू का बहुत ज़्यादा होता है टाइम वैल्यू के साथ। उसके अलावा अगर ट्रेड ऑफ रिस्क रिटर्न की बात करी जाए तो वो वेल्थ में ज़्यादा देखा जाता है, क्योंकि ट्रेड ऑफ रिस्क और रिटर्न में ट्रेड ऑफ कैसे करना है वो वेल्थ के ऊपर ध्यान देता है, जबकि प्रॉफिट में इसमें कोई लेना देना नहीं है। एक सिंपल बिजनेस प्रॉफिट कमाना चाहता है तो उसका अलग सा मोटिव है भाई। ये जो नई चीज़ें आ रही हैं ना आजकल, ये सिर्फ वेल्थ के लिए हैं। तो इसीलिए ये डिफरेंस क्या बनता है कि अगर आप टाइम वैल्यू की बात करो, अगर आप ट्रेड ऑफ रिस्क रिटर्न की बात करो, या फिर आप डिविडेंड किसको देना है, कब देना है और देना कब ज़रूरी है, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान जब देते हो ना, तो वो वेल्थ के लिए है, मतलब वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के कंसेप्ट में आता है, वो प्रॉफिट में नहीं आता। तो ये इसका एक डिफरेंस बन गया। क्लियर है, अगर आपको ये क्वेश्चन आता है कि वाई टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो भी मैंने इसी के बीच में पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम इसमें ना आए। या फिर आपको आता है वाई टू हैव अ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, तो भी मैंने इसके सफिशिएंट पॉइंट आपको बता दिए, बाकी मेरे नोट्स में मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हो। चलिए
अब बात करते हैं आगे। कैपिटल स्ट्रक्चर हमारा चैप्टर है। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, देखिए दोस्तों, कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी आपको एक टेबल की फॉर्म में बता दिया कि जितने सारे मिक्सअप है, मतलब मेरे पास कितनी इक्विटी है, कितना डिवेंचर है, कितना मेरे पास प्रेफरेंस शेयर्स है, रिटेन अर्निंग है, इन सब का मिक्सअप क्या बन जाएगा, कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसका प्रोपोर्शन क्या होता है वो मेरा कैपिटल स्ट्रक्चर बन जाएगा। बाकी इसमें आपका मेन कुछ भी नहीं है, एक छोटा सा कंसेप्ट है थ्योरीज का। थ्योरीज का आपका वैसे प्रैक्टिकल कंसेप्ट है, लेकिन अगर आपको थ्योरेटिकली पूछा भी जाएगा तो आपने ये बताना है कि एमएम थ्योरी क्या कहती है, और इसके अलावा आपका नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच में क्या आता है। दोनों का एक डिफरेंस पढ़ लीजिए मेरे इस मैराथन के अंदर, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा कि आपका जो कैपिटल स्ट्रक्चर में रोल है वो किस किस थ्योरी का सबसे ज़्यादा है। तो अगर मैं बात करूँ नेट इनकम अप्रोच का सबसे ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे हम ज़्यादा ध्यान देते हैं, वहाँ पे हम इक्विटी के ऊपर ध्यान देते हैं, ज़्यादा डेट का नहीं होता। मतलब इन शॉर्ट अगर मैं बात करूँ, हम ये देखते हैं कि हम इन शॉर्ट मतलब इक्विटी ज़्यादा होती है डेट की बजाय। तो इक्विटी जहाँ भी ज़्यादा होती है ना, उस बिज़नेस का जो रोल होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है, उस बिज़नेस का जो फ़ायदा होता है वो थोड़ा ज़्यादा होता है। रिस्क भी उतना ही होता है लेकिन फ़ायदा भी उतना ही होता है। तो कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो नेट इनकम अप्रोच एक इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है कैपिटल स्ट्रक्चर के लिए, जबकि नेट ऑपरेटिंग इनकम की इतनी रेलेवेंस नहीं है। बाकी अगर आप बात की जाए तो इसमें अजम्पशंस के बेस पे भी डिफरेंस लिख के आ सकते हो कि नेट इनकम अप्रोच में कोई टैक्सेस नहीं है। इसी तरीके से वहाँ दूसरी तरफ बात की जाए तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कांस्टेंट माना जाता है, यानी के को कांस्टेंट माना जाता है। इसके अलावा कॉस्ट ऑफ डेट कम होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, जबकि उधर की बात की जाए तो वहाँ पे डेट थोड़ा ज़्यादा होता है। तो कुल मिला के ऐसे कुछ डिफरेंसेस हैं जिनके ऊपर आपने फोकस करना है। ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट है जिसको आपने ज़्यादा वहाँ पे ही ध्यान देना है। मैंने सिर्फ इसे इसलिए थ्योरी में कोट करा क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी थ्योरी भी आ सकती है। आपको जस्ट ओवरव्यू दे दिया जाए इस चीज़ का कि आपने क्या क्या लिखना है, कैसे कैसे लिखना है। और एमएमएम थ्योरी जो है वो मैं बाद में कवर करता हूँ, क्योंकि इसका जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा आपको ध्यान से बताना है, तो बाद में देखते हैं। फिलहाल के लिए आपको एक साइड पे बना टेबल ज़रूर दिख रहा होगा, वहाँ पे आपको एक मैंने फॉर्मेट बना के दे दिया कि आपने ईपीएस कैसे कैलकुलेट करना है। बहुत सारे बच्चों को आता होगा, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रैक्टिकल कंसेप्ट अपने इस वीडियो के ज़रिए और इस मैराथन में इसलिए डाला है क्योंकि ज़्यादा टाइम आपको ये माइंड में जल्दी से बनता जाए भाई कैसे करना था ये सब कुछ, ताकि आपको ज़्यादा और चीज़ें खोल खोल के मत देखना पड़े कि क्या करना था। ये खोलो देखो बस बात ख़त्म। एक ही पॉइंट आपको, मतलब जितनी भी चीज़ें निकालनी है एक ही टेबल के अंदर आपको सब कुछ पता चल जाएगा। अब आता है लीवरेज। वैसे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए लास्ट पंजाब यूनिवर्सिटी के बेसिस पे मैं अगर बात करूं तो ये क्वेश्चन आता नहीं है ज़्यादातर। प्रैक्टिकली आता है लेकिन थ्योरेटिकली कभी नहीं आता। लेकिन ज़्यादातर अगर मैं सोचूं तो इसमें तो क्वेश्चन ज़रूर निकलता है, तो इसको ज़रूर प्रिपेयर करके चले जाना, क्योंकि प्रैक्टिकली तो है ही लेकिन थ्योरेटिकली भी ये क्वेश्चन उतना ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगर जीएनडी यूनिवर्सिटी की बात की जाए तो वहाँ पर यह क्वेश्चन थ्योरेटिकली भी बहुत बार आया है। लीवरेज, अच्छा लीवरेज क्या है? जहां पे डेट है, मतलब जिस फर्म में ज़्यादा डेट के इस्तेमाल किया जाता है, मतलब ज़्यादा उधार का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पे ज़्यादा बोरो किए जाते हैं फंड्स बाहर से, वो फर्म होती है लीवरेज। मतलब इसका एक मेन योगदान क्या है भाई, मतलब इसका इफेक्ट क्या पड़ता है, ये इस पूरे चैप्टर में आपको ध्यान रखना है। वैसे इस चैप्टर में ज़्यादा मैंने आपको मतलब थ्योरी नहीं बताई मैराथन के अंदर, मैंने आपको सिर्फ एक सिंपल सी चीज़ बताने की कोशिश की है कि लीवरेज का इफेक्ट क्या पड़ता है, जो आपको इस पॉइंट्सों में नज़र आ जाएगा। लीवरेज का इफेक्ट क्या होता है मैं आपको जस्ट सिंपली बता देता हूँ। देखो जी, आप डेट का इस्तेमाल ज़्यादा करोगे तो डेट सस्ता ज़रूर होता है लेकिन रिस्की, मतलब अगर बात की जाए ना तो डेट का फ़ायदा कम होता है कंपनी को। देखो बाहर से पैसे ले रहे हो, अगर तो आपको फ़ायदा होने लग जाए ना तो याद रखना इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है, ये इक्विटी से भी ज़्यादा आपको बेनिफिट दे देगा फिर। लेकिन अगर इसका एक बार नुकसान होना शुरू हो गया या फिर आप इससे अगर मतलब इससे अगर आप वेरीफाई नहीं कर पाए अपने आप को, यानी आप मैचअप नहीं कर पाए इस डेट के साथ, तो कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ की प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। लाइक टू से दैट कि अगर मैं क्या कहूँ, डेट क्या है, एक आप बोरो कर रहे हो फंड्स, अब बोरो करने के ऊपर आपको इंटरेस्ट तो देना पड़ रहा है, लेकिन इसमें एक ऐसी आप आगे पढ़ोगे कैपिटल स्ट्रक्चर में है एमएम अप्रोच में आर्बिट्रेज प्रोसेस, तो वहाँ पे आप क्या करते हो, इस चीज़ का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करते हो, आर्बिट्रेज करते हो और ये देखते हो कि मुझे कितना रिटर्न हो रहा है। तो इस चीज़ का जो योगदान है वो आर्बिट्रेज प्रोसेस के साथ मिला के आपको रिटर्न बहुत दिलाना है, यानी आपके रिटर्न्स को इन्हांस करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा डेट है तो हो सकता है कि आपका रिस्क बढ़ेगा। कौन सा रिस्क बढ़ेगा भाई, जहाँ जहाँ भी लीवरेज है वहाँ वहाँ रिस्क ज़रूर बढ़ने वाला है। कौन सा रिस्क बढ़ने वाला है सर, अगर मैं बात की जाए तो
ऑपरेटिंग लीवरेज में आपका बिजनेस रिस्क बढ़ता है, फाइनेंशियल रिस्क में आपका अगर आप फाइनेंशियल लीवरेज की बात करते हो तो वहाँ पे फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। तो जितना लीवरेज इस्तेमाल करोगे तो उसका इफेक्ट आपके रिस्क के ऊपर पड़ेगा, आपका उतना ही रिस्क ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये बिजनेस के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है। इसके अलावा आपके एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे। रीज़न बिहाइंड दैट कि भाई इंटरेस्ट पेमेंट देनी पड़ जाएगी, आपको बोरो कर रहे हो फंड तो बाहर के लिए आपको उधार के ऊपर आपको दोबारा पैसे इंटरेस्ट के वे में देने पड़ेंगे, कॉस्ट ऑफ इंटरेस्ट पेमेंट थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है लीवरेज करते टाइम। और इसके अलावा अगर आप 2-4 और पॉइंट्स देखना चाहते हो तो आप पढ़ सकते हो, ये सफिशिएंट है। अगर आपको 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो भी, अगर आपको 15 मार्क्स में आएगा तो याद रखना साथ में आपको कुछ कंपोनेंट्स जो इसके इंपॉर्टेंट है, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज, कंबाइंड लीवरेज क्या होता है उसका मैंने एक छोटा छोटा कंसेप्ट आपको इस पूरे टेबल के जरिए समझाने की कोशिश करी है, तो आप इसे रीड आउट करके जा सकते हो। चलिए अब आप बात करते हैं कैपिटल बजटिंग के, जिसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आता है थ्योरी में, जिसमें प्रैक्टिकली तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन थ्योरेटिकली भी बहुत ज़्यादा कई बार आया हुआ है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर, कैपिटल बजटिंग है क्या, इसमें आईआरआर और एनपीवी के बीच में डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस और उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी लिमिटेशंस भी इसमें आई हुई हैं। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ध्यान में चलना है। सबसे पहले आता है कैपिटल बजटिंग है क्या। सर कैपिटल बजटिंग को हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कहते हैं। हम ये देख कर चलते हैं कि भाई कैपिटल बजटिंग जो है ना, ये किस तरीके से, देखो कैपिटल बजटिंग असल में है क्या, ये आपको इन्वेस्टमेंट करने में मदद करता है। अगर आप कहीं पे भी डेली लाइफ में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो ना, तो आप कैपिटल बजटिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि ये आपको बताता है कि भाई अगर मैंने आज के टाइम में कोई मशीनरी खरीदी है तो मेरे लिए इस मशीनरी के बाद, मतलब मेरे इस मशीनरी जो मैंने खरीदी है इसकी कॉस्ट कितने सालों में पूरी हो जाएगी, पेबैक पीरियड बता देगा, और साथ में मुझे कितने साल बाद जाके, अब देखो आज आप 10 लाख की कोई मशीनरी खरीदते हो तो भाई इसका मतलब ये थोड़ी है कि 10 लाख आज खरीदे और कल से रिटर्न हो गया, नहीं, 10 लाख को पूरे करने के लिए भी 2-3 साल लग जाते हैं। तो मुझे ये देखना है कि कितने साल मुझे ये मशीनरी के लिए मिल रहे हैं, 10 साल, और 10 साल में कितने साल बाद मुझे इस मशीनरी से फ़ायदा होने वाला है। ये चीज़ जानने के लिए मुझे कैपिटल बजटिंग मदद करता है। इसके अलावा आप एनपीवी यानी प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा देखते हो, टाइम वैल्यू इसमें बहुत ज़्यादा देखते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आपकी इन्वेस्टमेंट को रिटर्न दिलाने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं कि आपने लॉन्ग टर्म डिसीजंस कैसे लेने हैं, कैपिटल बजटिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपना काम निभाता है। और अगर आप बात करोगे इसकी इंपॉर्टेंस की, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई लॉन्ग टर्म डिसीजंस कैसे लेने हैं, ये सबसे पहले आपको बताएगा। इसके अलावा आपने कहाँ कहाँ रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करना है, मतलब कहाँ पे आपने अपने पैसे लगाने हैं, किस मशीनरी में लगाने हैं, कौन सी मशीन अच्छी है कौन सी नहीं है, किस में पैसा लगाकर आपको ज़्यादा रिटर्न होने वाला है, ये आपको लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता। अब देखिए इसके बाद आपके पास आता है जैसे कि रिस्क असेसमेंट, मतलब रिस्क कितना आने वाला है फाइनेंस, मतलब आने वाले टाइम पीरियड में कितना मुझे, मतलब मतलब जो भी अगर मैं चीज़ को इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मैं एग्जिस्टिंग मशीन भी इस्तेमाल कर रहा हूँ ना, तो उसको कैसे रिप्लेस करना है उसके लिए भी कैपिटल बजटिंग आपका इस्तेमाल करेगा। आपने जब प्रैक्टिकली करे होंगे, बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स को भी ये चीज़ पता होगी कि आप रिप्लेसमेंट कॉस्टिंग का जब चैप्टर करते हो तो वहाँ पे तो ये चीज़ है ही, लेकिन कैपिटल बजटिंग में भी आपने अच्छे से ये कंसेप्ट देखा होगा कि अगर आपने अपनी पुरानी मशीन को रिप्लेस करना है तो वहाँ पर कैपिटल बजटिंग ही आपका इस्तेमाल में आता है। इसकी एक टेक्निक है जो कि एनपीवी है, आईआरआर है, ये 2 टेक्निक मिलकर क्या करती हैं, आपको मदद करती हैं कि आपने कब रिप्लेस करनी है अपनी मशीन। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अब देखो प्लानिंग फॉर फ्यूचर, ये मेरे ख्याल से पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जो सभी में आ सकता है। तो कुल मिला के आप ये पॉइंट तो बहुत अच्छे से लिख सकते हो हर किसी कंसेप्ट के अंदर। इसके अलावा अगर सबसे इंपॉर्टेंट इसमें कुछ लिखना है तो वो है इवेल्युएट द कैश फ्लो, क्योंकि कैश फ्लो कितना होने वाला है आपके आने वाले, मतलब देखो मैंने एक लास्ट में ना आपको प्रैक्टिकली कंसेप्ट के साथ कुछ चीज़ें बताई भी हैं इस मैराथन में, तो आप वहाँ से देख सकते हो इस चीज़ को। मैंने ये बताया है, देखो जी आपने अगर कैश फ्लो लेना है, मतलब आपके बिजनेस में कितना कैश फ्लो आ रहा है, ये चीज़ अगर जाननी है ना, तो सबसे बेस्ट टेक्निक है कैपिटल बजटिंग। मतलब एक तो प्रॉफिट भी बता देता है और साथ में टोटल कैश फ्लो कितना आ रहा है उसके बारे में भी बता देता है ये साथ ही के अंदर। तो कुल मिला के अगर आपका कितना कैश फ्लो आफ्टर टैक्स निकला है, कहाँ कहाँ से आया है, किस मशीन के ऊपर कितना कैश फ्लो बनता है, कितना आउटफ्लो बनता है, कितना इनफ्लो बनता है, इन सब की इवेल्युएशन करने के लिए कैपिटल बजटिंग आपकी बहुत मदद करता है अपने टेक्निक्स के ज़रिए। ठीक है जी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है एनपीवी, याद रखना।
चलिए, उसके बाद आता है आपका कैपिटल बजटिंग की प्रोसेस। ये मेरे ख्याल से ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से साइकिल के थ्रू समझ भी सकते हो, कर भी सकते हो। इसमें कोई इतना वैसे मेन इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है। सबसे पहले अपॉर्चुनिटी देखिए, फिर उस अपॉर्चुनिटी को एक साथ मिलाकर देखिए कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, फिर उसके ऊपर डिसीजन लिया जाता है। उन डिसीजंस के ज़रिए देखा जाता है कि भाई मेरा बजट क्या है, मेरा कहाँ पे मुझे फाइनेंस लगाना चाहिए, कहाँ मतलब कहाँ कहाँ मुझे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, कब कब होने वाला है, कितने सालों के लिए होने वाला है। उसके बाद मैं उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करूँगा, मतलब फिर मैं देखूँगा कि कहाँ लगाना था, मैंने लगा दिया उस चीज़ को। अब लगाने के बाद मैं उसको चेक भी तो करूँगा ना भाई, मैंने 4 साल के लिए अगर कोई पैसा लगाया है तो क्या वो 4 साल के बाद मुझे रिटर्न देने वाला है, या 4 साल के बाद उल्टा जितना मैंने सोचा था उससे ज़्यादा दुगना नुकसान करने वाला है। तो उसको रिव्यू ज़रूर करते रहना है। ये आपकी क्या प्रोसेस है कैपिटल बजटिंग की, एक छोटे से सेकंड्स में मैंने आपको बता दी। क्लियर है? चलिए, उसके बाद एक आपका डिफरेंस ज़रूर इंपॉर्टेंट है एनपीवी और आईआरआर का। मैंने की पॉइंट्स में आपको बताने की कोशिश की है कि एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू के साथ डोनेट करता है, यानी आपने कितना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो है और कितना प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो है, उसके बीच में डिफरेंस कितना है वो आपको एनपीवी यानी नेट प्रेजेंट वैल्यू बताएगी। और आईआरआर आपको इसके साथ लिंक नहीं करता, वो मतलब वो प्रेजेंट वैल्यू से तो लिंक करता है, लेकिन वो आपको बताता है कि डिस्काउंट रेट कितना होना चाहिए, मतलब एनपीवी कितने डिस्काउंट रेट पे ज़ीरो हो जाएगा। मतलब एनपीवी हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, तब आपको बेनिफिट होगा, याद रखना। लेकिन अगर आपका एनपीवी ज़ीरो हो जाए तो ये आपको कहाँ से कितने डिस्काउंट रेट पे होने वाला है वो ज़ीरो, मतलब कौन सा ऐसा मेरा परसेंटेज है जो मेरे एनपीवी को ज़ीरो करेगा, वो आपको आईआरआर बताता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बताता है। इसके अलावा प्रोजेक्ट तब एक्सेप्ट किया जाता है जब एनपीवी पॉजिटिव होता है, और वहाँ पे दूसरी तरफ आईआरआर जब ज़्यादा होता है रिटर्न की परसेंटेज के साथ, तब उसको लिया जाता है। इसके अलावा मतलब मेरा जितना रिजल्ट आया, मेरी जितनी परसेंटेज आई, जितनी मैंने आईआरआर की परसेंटेज बनाई थी, अगर आईआरआर ज़्यादा है तो मैं उस प्रोजेक्ट को इस्तेमाल करूँगा। ठीक है? इसके अलावा जो रिज़ल्ट होता है एनपीवी का वो मॉनेटरी टर्म्स में आता है, वहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं होती, जबकि आईआरआर का जो आंसर आता है, जो आप सोल्यूशन निकालते हो, वो परसेंटेज के बीच में निकालते हो। ये कुछ डिफरेंसेस है, इसे लर्न कर लेना, आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा समझ। चलिए, अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है डिविडेंड पॉलिसी का। देखिए, डिविडेंड पॉलिसी क्या है, सबसे बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। डिविडेंड मतलब जब आप शेयर होल्डर्स को कुछ चीज़ें मतलब आपने जैसे मतलब सपोज करो आपने कुछ प्रॉफिट कमाया, प्रॉफिट का कितना हिस्सा आप अपने रिटेन्ड अर्निंग के लिए रखोगे, कितना हिस्सा आप शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। जितना हिस्सा आप अपने प्रॉफिट का शेयर होल्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हो उसको हम नाम दे देते हैं डिविडेंड। ठीक है जी? इसके अलावा डिविडेंड में मेन चीज़ क्या है, डिविडेंड की एक पॉलिसी बनाई जाती है जिसमें वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल और एमएम अप्रोच आती है, लेकिन एमएम अप्रोच बाद में देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए अभी आपका क्वेश्चन है वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल का। अब वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल, इसमें जो दो इंपॉर्टेंट थ्योरी हैं उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चन आता है बहुत बार, और इसके साथ साथ आपको डिविडेंड जो है उसके टाइप्स और उसके फैक्टर्स कौन से उसे इफेक्ट करते हैं ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। तो यही क्वेश्चन आप देखोगे कि इसमें अगर आप बात की जाए टाइप्स की, तो बहुत सारे टाइप्स इसमें आते हैं। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स बता देता हूँ, जैसे कि कैश डिविडेंड। नाम से क्लियर है कि आप जब डिविडेंड को कैश के वे में देते हो तो वहाँ पे कितना हिस्सा आप कैश में दे रहे हो, या फिर कितना हिस्सा आप डिविडेंड में, मतलब एक तरीके से बात की जाए कि अपनी अर्निंग को इन द फॉर्म ऑफ कैश देना अपने शेयर होल्डर्स को, वो कैश डिविडेंड बन जाता है। इसके अलावा स्टॉक मतलब शेयर्स के वे में मैंने कह दिया कि यार मेरे पास ना अभी डिविडेंड देने के लिए इतना फाइनेंस नहीं है, तो मैंने अपने शेयर होल्डर को कहा कि अगर आपने डिविडेंड के वे में शेयर्स लेने हैं या स्टॉक लेना है तो आप ले सकते हो, तो वहाँ पे बनता है वो स्टॉक डिविडेंड। इसके अलावा स्टॉक को रीपरचेज करने की ऑप्शन भी जब दी जाती है डिविडेंड के बदले, तो उसे हम स्टॉक रीपरचेज तो आप समझते हो, तो उसको रीपरचेज करने के लिए जब डिविडेंड के अगेंस्ट ऑप्शन दी जाती है तो उसको हम नाम दे देते हैं स्टॉक रीपरचेज। अब आता है उसके अलावा प्रॉपर्टी, स्क्रिप, लिक्विडेशन, क्वालिफाइड, स्पेशल, एंट्रिम। ये बहुत सारे ऐसे नाम हैं, आपने कुल मिला के 5 कर लेने हैं, आपके 5 से ज़्यादा आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका क्वेश्चन अगर आएगा भी तो साथ में फैक्टर्स जुड़ के आएगा, यानी अकेला आपको टाइप्स नहीं आने वाला। तो कुल मिला के आप ये समझ के चलो कि आपको साथ में फैक्टर अफेक्टिंग डिविडेंड करने हैं, जो कि बहुत 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 सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है कि भाई डिविडेंड देते टाइम कंपनी को कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो अफेक्ट करते हैं, डिविडेंड को देते टाइम कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर आपको ज़्यादा फोकस करना पड़ता है। तो भाई कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, सबसे पहले आता है
आपने जितने चैप्टर पढ़े उसमें से एक चैप्टर है लीवरेज का, तो भाई डेट का बहुत ज़रूरी इसमें ध्यान रखना है, क्योंकि डिविडेंड तब दिया जा सकता है जब आपको रिस्क नहीं है ज़्यादा। तो ज़्यादा अगर आप बाहर से बोरो कर रहे हो फंड तो उतना ही आपको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो जब आप इंटरेस्ट देने के लिए पैसा लेते रहते हो तो कुल मिला के आपके पास पैसा ही नहीं रहेगा। जब आपके अपने हाथ में पैसा नहीं रहेगा, आपके अपने हाथ में प्रॉफिट नहीं होगा, तो दूसरों को कैसे दोगे, यानी डिविडेंड कैसे दोगे भाई। ठीक है। इसके अलावा टैक्स की पॉलिसी, एज ऑफ कॉर्पोरेशन। अच्छा, एज कैसे मैटर करती है, देखो जितनी पुरानी फर्म है ना उसको उतना ही पता चल जाएगा कि अपने शेयर होल्डर्स कितने हैं या कैसे हैं, कब उनको डिविडेंड देना है, कैसे देना है। तो जब बहुत पुरानी कंपनी होती है ना तो वहाँ पे डिविडेंड एक रेगुलर रूटीन बन जाता है। अगर तो वो रेगुलर ही दे रहे हैं तो एक तरीके से कहूँ कि एज जो होती है ना, जितनी पुरानी कंपनी उतना अच्छे से डिविडेंड का सुटेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, मतलब उतना अच्छे से डिविडेंड का फ्लो चलता है। और जितनी नई कंपनी है वहाँ पे उतना ही कई बार मुश्किल होता है डिविडेंड के फ्लो को मैनेज करना। इसके अलावा ट्रेंड इन प्रॉफिट का ट्रेंड भी आपके लिए मैटर करता है। सबसे ज़रूरी पॉइंट है ये वाला कि जितना ज़्यादा प्रॉफिट होगा तभी आप डिविडेंड दे पाओगे। अगर मैं कहूँ मेरे पास आया ही 5 लाख है और मुझे पता है कि भाई 5 लाख में से 2 लाख तो मुझे बोरो फंड के ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ गया, अब मेरे लिए मेरा ये ज़रूरी है कि 2% मैंने अपने रिटेन अर्निंग में रखना है। तो जब मैं रिटेन अर्निंग 2% रखने का सोचता हूँ तो बाकी बचा फाइनेंस में ये सोचता हूँ कि अगर मैं डिविडेंड में दे भी दूँ तो उतने शेयर होल्डर सफिशिएंट नहीं है मेरे पास, मतलब आई मीन टू से दैट शेयर होल्डर ज़्यादा हैं, तो कितने रुपए का दूँ डिविडेंड, इस चीज़ के लिए भी प्रॉब्लम बनती है। तो प्रॉफिट जितना ज़्यादा होगा तभी आप डिविडेंड के बारे में सोचोगे, जितना कम होगा वो भी एक मैटर करता है कि आप डिविडेंड नहीं दे पाओगे, या प्रॉफिट अगर होगा ही नहीं तो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम बनती है। इसके अलावा लिक्विडिटी मैंने पहले ही बता दिया कि अगर आपके पास पैसा है भाई तभी आप डिविडेंड का सोचोगे। प्रॉफिट तो एक अलग बात है, एक एमरजेंसी के लिए पैसा जब आप रखते हो ना तो इसका मतलब ये नहीं कि एमरजेंसी आएगी तो पैसा देना है। कई बार आपके वाइंड अप के टाइम पे भी आपको ये सोचना पड़ता है कि अपने शेयर होल्डर्स को कैसे अपने साथ रखा जाए, तो उसके लिए उनको कुछ लास्ट मोमेंट पे भी पैसे देने की ज़रूरत पड़ती है। तो जब लास्ट मोमेंट पे पैसा देना है या उनको डिविडेंड देना है तो भाई ये तब मैटर करता है जब आपके पास लिक्विडिटी बनी हो। अगर आपके बिजनेस में लिक्विडिटी नहीं बनी, आपके पास एमरजेंसी के लिए पैसा ही नहीं है, एक अनसुटेबल मतलब एक अनसर्टेनिटी के लिए मैनेज करने के लिए पैसा ही नहीं है, तो फिर आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो फिर आपके लिए डिविडेंड जो है वो मतलब स्टेबल नहीं है, डिविडेंड पॉलिसी स्टेबल नहीं है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। इसके अलावा बहुत सारे और फैक्टर हैं जिनके ऊपर आप नज़र डाल सकते हो, और बहुत 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 इजी चीज़ें हैं जो आपने ध्यान में रखनी है इसको देते टाइम। क्लियर है? अच्छा, एक टैक्सेशन पॉलिसी का पॉइंट है मुझे दिख रहा, तो मैं वो भी बता देता हूँ आपको। टैक्सेशन पॉलिसी मतलब अगर गवर्नमेंट सोचती है भाई, अब गवर्नमेंट सोचती है कि इस बिज़नेस में कुछ ऐसी चीज़ों की रिस्ट्रिक्शन लगानी चाहिए, या कोई ऐसी टैक्स पॉलिसी निकाल देनी चाहिए, या ऐसा डिविडेंड होना चाहिए, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स निकाल दिया उन्होंने भाई एक, तो डिविडेंड के ऊपर टैक्स का पॉइंट आ गया। तो कई बार शेयर होल्डर कहते हैं हमें डिविडेंड दो ही नहीं भाई, या इस तरीके से दो, उस तरीके से दो नहीं। तो कुल मिला के कंपनी भी सोचती है कि भाई अगर ऐसा केस आता है तो वहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं गवर्नमेंट की जिसकी वजह से या तो शेयर होल्डर्स कहते हैं कि हमें इस तरीके से नहीं इस तरीके से चाहिए, या फिर कई बार शेयर होल्डर ही मना करते हैं थोड़ी देर के लिए, या जब शेयर होल्डर चाहते होते हैं पर कंपनी कहती है कि इस पॉलिसी के जरिए हम अभी सफिशिएंट नहीं है देने के लिए, तो वहाँ पे भी डिविडेंड अनफ्लक्चुएट होता रहता है, मतलब फ्लक्चुएशंस के साथ बहता रहता है। तो वहाँ पे ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जहाँ मतलब एक मैटर बन जाता है कि डिविडेंड को कैसे सुटेबल तरीके से अपने बिजनेस में चलाया जाए ताकि अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है। तो ये एक डिविडेंड का इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने अपने माइंड में रखना है। और वेरी इंपॉर्टेंट इसके साथ अब आपके पास आता है वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल का कंसेप्ट। अच्छा जी, अब वॉल्टर और गॉर्डन मॉडल जब भी आप बात करते हो तो क्या ध्यान में आता है भाई? रेलेवेंस थ्योरी। रेलेवेंस थ्योरी है इन दोनों की, और ये दोनों मिलकर क्या करते थे? डिविडेंड पे आउट रेशियो के बारे में बताते थे कि कितना डिविडेंड देना सुटेबल होगा एक बिजनेस के लिए, मतलब कितना डिविडेंड देना ज़रूरी है एक बिजनेस को। इसका एक इन्होंने क्राइटेरिया बताया हुआ है कि अगर आपका रिटर्न आपकी कॉस्ट से ज़्यादा होता है या आपका रिटर्न आपकी कॉस्ट से कम होता है, तब आपको कितने % देना है, 0 देना है, 100 देना है, इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो कुल मिला के आपके पास रिटर्न अगर ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ इक्विटी मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल अगर कम है, तो कुल मिला के अब आप सोचो रिटर्न अगर ज़्यादा है तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी मुझे देने वाला पैसा कम है, रिटर्न ज़्यादा है, तो भाई डिविडेंड दे सकता हूँ ना। तो कुल मिला के ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अगर रिटर्न कम है भाई, कॉस्ट मुझे ज़्यादा देनी पड़ रही है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ज़्यादा है, तो क्या है, अगर बिजनेस डिविडेंड देगी तो बिजनेस खुद खतरे में फंस जाएगा, राइट। तो यहाँ पे इन्होंने एक
क्राइटेरिया बताया हुआ है कि अगर ऐसा केस है तो आपने कब कब कितना कितना डिविडेंड देना है। और 100% देने का मतलब आप ये चेक करिए कि 0% पे डिविडेंड कितना है, 25 पे, 75 पे, तब आप ये मान सकते हो कि डिविडेंड पे आउट रेशियो क्या है मेरी। उससे आपको पता चल जाएगा कि किस रेट ऑफ डिविडेंड पे आपने डिविडेंड डिक्लेयर करना है और कितना सेटिस्फाई होगा अपने शेयर होल्डर्स के लिए। और इन दोनों के अपने अपने क्या बताए हुए हैं, कुछ फॉर्मूला वगैरह बताए हुए हैं जो मैंने लास्ट में वीडियो के दिए मतलब सॉरी लास्ट में मैराथन के दिए हुए हैं, और आपको मेरे नोट्स में भी वो चीज़ें मिल जाएंगी। अब इसके अलावा अब ये जो कंसेप्ट था ये मैंने छोटे वे में बताया ज़रूर है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पहले बता दूँ। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनकी अजम्पशंस कई बार आपके साथ आती हैं। अजम्पशंस में मतलब क्या है कि जो गॉर्डन और वॉल्टर मॉडल है वो मिलकर एक चीज़ बताते हैं, लेकिन वॉल्टर का पहले बता देता हूँ एक चीज़, साथ ही में आपके सामने भी लिखा हुआ है कि जो भी ऑल इक्विटी कैपिटल है, मतलब ऑल इक्विटी है, वो किस में होती है, वॉल्टर में। इन शॉर्ट कहूँ तो वॉल्टर कहता है गॉर्डन को, भाई मुझे इक्विटी से ज़्यादा प्यार है, और वो कहता है कि भाई मुझे कोई इतना नहीं है, मुझे इक्विटी का स्ट्रक्चर अगर नहीं भी मिलेगा तो भी मैं चला लूँ। मतलब इतना नहीं कि इक्विटी का मिलेगा ही नहीं, 0% इक्विटी नहीं बात कर रहा, बिना इक्विटी के बिजनेस नहीं चलता। इक्विटी कम है कि ज़्यादा है या सारी इक्विटी है, इस चीज़ का फोकस करना होता है। तो वॉल्टर कहता है कि भाई मुझे इक्विटी से ज़्यादा प्यार है, मेरे लिए मेरे बिजनेस में इक्विटी ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा मैटर करता है। और टैक्सेस दोनों में नहीं होते, परफेक्ट कैपिटल मार्केट दोनों में नहीं होती। इन चीज़ों के लिए एजम्पशंस आपको साथ में लर्न करनी पड़ेगी। तो एजम्पशंस लिख सकते हो साथ में, इन दोनों के फॉर्मूले लिखने हैं, और अगर आपको 15 मार्क्स में आता है तो एक इलस्ट्रेशन ज़रूर करके जाइएगा, तब आपके लिए ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर किया जा सकता है। और बर्ड आई व्यू किसे कहते हैं, मतलब बर्ड हैंड, जो आपका बर्ड आई व्यू मॉडल है वो कौन है आपका, वो गॉर्डन मॉडल है आपका। गॉर्डन मॉडल आपको बताता है कि भाई बर्ड आई व्यू क्या है आपके बिजनेस में, कब डिविडेंड देना ज़रूरी होगा, कितने डिविडेंड पे अपने शेयर होल्डर सेटिस्फाई किया जा सकते हैं, और हमारे बिजनेस में भी हमें कोई नुकसान नहीं होने वाला। ये आपको वॉल्टर मॉडल अपने फॉर्मूले के जरिए बता देता है कि किस मार्केट प्राइस के ऊपर आपको डिविडेंड कब देना ज़रूरी है। क्लियर जी। चलिए, अब आपके पास मेरे ख्याल से लेफ़्ट कितना है, सेबी गाइडलाइंस, टाइम वैल्यू और वर्किंग कैपिटल अभी है। तो ये आपको मैं दोस्तों सेकंड पार्ट में कवर करने वाला हूँ। अभी के लिए इस पार्ट में इतना ही है, क्योंकि 2 पार्ट मैंने इसलिए बताने हैं क्योंकि एक ही वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम बन जाती है। तो इसीलिए एक पार्ट में आज अभी के लिए आपको इतना ही करवाया जा रहा है, और नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए सोर्स ऑफ फाइनेंस, सेबी की गाइडलाइंस, टाइम वैल्यू ऑफ मनी और वर्किंग कैपिटल के कुछ नोट्स आपको मिलेंगे। और साथ ही में लास्ट में मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाले हैं, कुछ प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स मैंने डाले हैं, तो उनके ऊपर भी हम थोड़ा सा नज़र डालेंगे। नहीं अगर टाइम मिला तो आप इसे मेरे मैराथन से समझ सकते हैं, कर सकते हैं बड़ी आसानी से, आपको कल के लिए बहुत आसानी मिल जाएगी। चलिए दोस्तों, तो आई होप आपको ये फर्स्ट पार्ट 1 अच्छे से समझ आ गया होगा। इसकी वीडियो देखिएगा और आते आते आपको जल्दी से ही 1 आवर के अंदर अंदर 1 आवर के अंदर अंदर सेकंड पार्ट में क्या मिल जाएगा, सारा डाटा मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही है, वेट करिएगा सेकंड पार्ट के लिए। थैंक यू सो मच, और वीडियो को लाइक किए बगैर जाना मत, ठीक है जी। थैंक यू।